हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका प्रकाश का लेक्चर नंबर 10 जिसके अंतर्गत हम रेनबो और ह्यूमन आई पे चर्चा करेंगे, यानी कि मानव नेत्र तथा इंद्रधनुष पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मैंने पढ़ाया था। वर्ण विक्षेपण मतलब होता है कलर में स्प्लिट करना। ऐसे ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो या किसी पार्टिकल पे पड़ती है तो वो सभी दिशाओं में बिखराव उसका हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रिज्म का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है क्योंकि प्रिज्म द्वारा ही वर्ण विक्षेपण कराते हैं यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट कराते हैं, जिसमें व्हाइट कलर की जो लाइट होती है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसका नामकरण करने के लिए हमको पता है कि विबग्योर से करते हैं। किससे करते हैं? विबग्योर। यानी कि सबसे पहले नीचे वायलेट होगा और सबसे ऊपर क्या होगा, रेड होगा। और बेंडिंग सबसे ज्यादा किसमें होती है? वायलेट में। और सबसे कम बेंडिंग यानी कि विचलन किसमें होता है? रेड में होता है। इसी बेसिस पर हमने एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर भी देखा था, अर्थात थीटा और ओमेगा की वैल्यू देखी थी। आज हमारा टॉपिक है रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि रेनबो क्या है। सीधी सीधी बात, रेनबो आपने जब भी कभी वाटर की ड्रॉपलेट्स यानी कि सूर्य की रोशनी भी हो और साथ ही साथ पानी की भी बारिश हो रही हो यानी कि वाटर की ड्रॉपलेट्स गिर रही हो, तो उस समय इंद्रधनुष आपको लगभग उसी समय दिखता है। और ऐसे समय में जो इंद्रधनुष है ये 7 रंगों में बटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो इंद्रधनुष को देख रहा है, सपोज दैट ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का जो बैक साइड है यानी कि जो इसका पीठ है यानी कि जो इसका बैक पोर्शन है, जस्ट लाइक दिस, तो ये उधर होना चाहिए जिधर सन हो। ये मान लेते हैं इधर सन है यानी कि ये आपका सूर्य है और आप यहाँ खड़े हो, मतलब हम खड़े हैं यहाँ पे और सूर्य हमारे जस्ट पीछे है यानी कि हमारे बैक साइड पे। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब भी कभी हम इंद्रधनुष बनाने की प्रक्रिया समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर सामने देख रहा हो और सूर्य जो है वो कहाँ हो, उसके पीछे हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन होनी चाहिए यानी कि ऑब्जर्वर शुड स्टैंड विथ इट्स बैक टूवर्ड सन टू ऑब्जर्व रेनबो। जब भी कभी रेनबो को हमें ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्वर का जो बैक होता है वो किधर होना चाहिए? टूवर्ड्स सन यानी कि सूर्य की तरफ, और उसको ऑब्जर्व करना है तो सीधे ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, यहाँ पे जो रेनबो होता है वो किसकी वजह से होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन के कारण और TIR यानी कि अगर हम बोले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपका रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो जब तक डिस्पर्सन नहीं होगा कलर में बटेगा नहीं, जब तक रिफ्रैक्शन नहीं होगा तब तक जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी के उसके अंदर इंटर नहीं करेगा, और जब तक TIR नहीं होगा तब तक वो हमारी आंखों पे वो कलर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए तीनों घटनाएं इसमें होनी चाहिए। सबसे पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट, देन इसका रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, और फिर TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमने आपको सिचुएशंस या कंडीशंस क्या बताई रेनबो फॉर्मेशन के लिए। आपका रेनबो इधर बनेगा और रेनबो बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स हैं, सपोज दैट ये पानी की ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं यानी कि जल की बूंदें हैं, और इनके थ्रू जो 7 रंग हैं वो आपकी आंखों पे आ रहे हैं। ठीक है, इनके थ्रू जो 7 रंग है वो आपकी आंखों पे आ रहे हैं, और ये आपका कौन सा हो गया? विबग्योर टाइप का आपको रेनबो दिख रहा है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? प्रकाश की किरण किस में जाएगी? पहले वाटर ड्रॉपलेट्स में जाएगी। वाटर ड्रॉपलेट्स में जाएगा तो पहले रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के केस में ये जो ड्रॉपलेट है प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगे, तो
तो ऐसे समय में जो कलर है यानी कि व्हाइट लाइट में जो रंग होते हैं वो बट जाते हैं आपस में 7 रंगों में। तो 7 रंगों में लाइट बट गई। इसके बाद 7 रंगों में बटने के बाद ये इनका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन होगा यानी कि प्रकाश की किरण दूसरी सतह से टकरा करके फिर वापस आएगी और आंखों पे पड़ेगी, जिससे हमको 7 कलर दिखेंगे। ठीक है, ये 7 रंग हमको दिखेंगे। तो यहाँ पे जो रेनबो है उसमें एक प्राइमरी रेनबो और एक सेकेंडरी रेनबो है, ये भी बनता है। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो की कुछ खासियत हैं, वो क्या क्या चीजें समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले रेनबो की सिचुएशन कंडीशन देख लें। पहला सिचुएशन है ऑब्जर्वर्स बैक शुड बी टुवर्ड्स सन, मतलब जो ऑब्जर्वर का बैक पोजीशन यानी कि उसका पीठ वाला पोर्शन है यानी कि डॉर्सल साइड है, वो हमेशा किसकी तरफ होना चाहिए, सन की तरफ होना चाहिए। दूसरा शुड हैपन, ठीक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डिस्पर्सन होना चाहिए, साथ ही साथ रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए और TIR होगा, तभी जाके आपका रेनबो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये 3 घटनाएं यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कलर्स, ठीक है, ये होगा। दूसरा अपवर्तन होगा और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, 3 घटनाएं। अब रेनबो जो है, अगर हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स में रेनबो एक होता है प्राइमरी रेनबो यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक है सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो की खासियत क्या है? सबसे पहला अगर हम बात करें प्राइमरी रेनबो की, तो इसमें 2 रिफ्रैक्शन, कितने रिफ्रैक्शन होने चाहिए, 2 रिफ्रैक्शन होना चाहिए और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मतलब क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी। तो ऐसे समय में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में जाए थी, उसी माध्यम में न जाके उसी माध्यम में वापस आ जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए थे और लास्ट डायग्राम को हमने TIR के नाम से बताया था। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी रेनबो के लिए हमेशा याद रखिए कितने रिफ्रैक्शन होनी चाहिए, 2 रिफ्रैक्शन और 1 TIR की घटना होनी चाहिए। इसमें जो इनर मोस्ट आर्क होता है, इनर मोस्ट आर्क का मतलब जो सबसे अंदर वाला आर्क होता है। रेनबो आपको दिखता कैसे है, रेनबो आपको ऐसे दिखेगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे कलर होते हैं। तो इनर मोस्ट यानी कि अंदर का जो आर्क है, किसमें, प्राइमरी रेनबो में जो इनर मोस्ट आर्क होगा वो कैसा कलर का होगा, वायलेट कलर का होगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन, इनर मोस्ट यानी कि सबसे अंदर की जो आर्क होगी रेनबो की, ये किसकी होगी, वायलेट की। और जो आउटर मोस्ट होगा यानी कि सबसे बाहरी आर्क होगा वो किसका होगा, रेड का। मतलब अगर हम प्राइमरी की बात करें तो इधर वायलेट होगा और इधर क्या होगा, आउटर मोस्ट रेड होगा। ठीक है, तो यानी कि विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहीं पे तीसरा सिचुएशन ये है कि जो प्राइमरी रेनबो है हमारी आंखों पर यानी कि ऑब्जर्वर की आंखों पर 42 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, सबटेंड्स 42 डिग्री एंगल। ठीक है, किस पे, ऑब्जर्वर की आंखों पर। और नंबर 4 ये होता है मोर ब्राइट। कैसा होता है नंबर 4 अगर देखें तो प्राइमरी जो रेनबो है ये मोर ब्राइट होता है यानी कि बहुत ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है, तो ये आपकी खासियत हो गई किसकी, प्राइमरी रेनबो की यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष की। यहीं पे अगर हम बात करें सेकेंडरी रेनबो की, तो सिंपल सी बात, इसको कंपेयर करके अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंडरी रेनबो में क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेकेंडरी रेनबो में देखेंगे तो यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन और 1 TIR हो रहा है। लेकिन अगर सेकेंडरी रेनबो की बात करें तो इसमें 2 रिफ्रैक्शन
यानी कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो 2 बार यहाँ पे क्या है, अपवर्तन, और 2 बार TIR की घटना होगी। दूसरा चीज, इनर मोस्ट आर्क इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट, इनर मोस्ट आर्क इसमें क्या होगा, रेड होगा, और वहीं पे आउटर मोस्ट क्या होगा, वायलेट होगा। इसमें इनर मोस्ट आर्क क्या होगा, रेड होगा, और आउटर क्या होगा, वायलेट होगा, यानी कि बैगनी कलर। रेड वाला यानी कि लाल कलर अंदर होगा और बैगनी कहाँ होगा, बाहर की तरफ। यहीं पे अगला तीसरा सिचुएशन, कितना एंगल, अगर प्राइमरी रेनबो की बात करें तो प्राइमरी रेनबो आंख पर कितना एंगल बनाती थी, 42 डिग्री। यहीं पे अगर हम इसकी बात करें, किसकी, सेकेंडरी रेनबो की, तो 52.5 डिग्री एंगल सब्सटेंड करेगा, यानी कि हमारी आंखों पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 52.5 डिग्री एंगल। और ये लेस ब्राइट होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी रेनबो। यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये कैसा होगा, लेस ब्राइट होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी रेनबो, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो ये कैसा होगा, लेस ब्राइट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे रेनबो से रिलेटेड चीजें आपको क्लियर हो गई कि रेनबो यानी कि इंद्रधनुष कब बनेगा, कि ऑब्जर्वर का जो बैक यानी कि जो उसका डॉर्सल साइड है वो किधर होना चाहिए, सन की तरफ, यानी कि सूर्य की तरफ। दूसरी चीज है कि शुड हैपन, कौन कौन सी घटनाएं इसके अंतर्गत होनी चाहिए, डिस्पर्सन अर्थात वर्ड विक्षेपण, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कलर, लाइट इन कलर, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन, और साथ ही साथ TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर। यहीं पे टाइप्स अगर देखें रेनबो के तो 2 टाइप्स हैं, एक प्राइमरी रेनबो, एक सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में कितने रिफ्रैक्शन हैं, 2 रिफ्रैक्शन और 1 TIR, ध्यान में रखना, 1 TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इनर मोस्ट आर्क यहाँ पे मैंने वायलेट दिखाया है और आउटर मोस्ट रेड है, ये प्राइमरी के लिए है। कितना एंगल हमारी आंखों पे बनाएगा, 42 डिग्री हमारी आंखों पे बनाएगा, और साथ ही साथ मोर ब्राइट यानी कि बहुत चमकीला होगा। दूसरी चीज यहाँ पे जब बात करें सेकेंडरी रेनबो की तो 2 रिफ्रैक्शन और 2 TIR होगा, यहाँ पे 1 है, ध्यान देना। प्राइमरी में, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, तो यहाँ पे 1 याद रखिए। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री यानी कि 2 याद रखिए। तो 2 TIR की घटना होगी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होगा। इनर मोस्ट आर्क कैसा है, रेड। अब यहाँ पे जो अंदर का जो है वो रेड हो जाएगा और बाहर का जो है वो क्या हो जाएगा, वायलेट यानी कि बैगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है। यहीं पे एंगल कितना सब्सटेंड करेगा, 52.5 डिग्री, ज्यादा एंगल बना रहा है हमारी आंखों पे। ठीक है। और ज्यादा एंगल बनाएगा तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो रेनबो है वो हमको कैसा दिखेगा, लेस ब्राइट दिखेगा, यानी कि कम चमकीला दिखेगा। क्लियर हो गया। चलिए, ये आपका रेनबो से रिलेटेड चीजें क्लियर हुई। यहीं पे हम थोड़ा सा इसको प्राइमरी रेनबो के लिए डायग्राम दिखा देते हैं कि कैसे हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है, तो उसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे और उसको समझने के बाद आप क्लियरली इसको कहेंगे कि हाँ ऐसे ही रेनबो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, ये सपोज दैट क्या है, सन है, और सन से जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, जो प्रकाश की किरण है वो हमारी आंखों पे आएगी। ठीक है। तो ये सन हो गया। ठीक है। ये हो गया सूर्य, और सूर्य से जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पे आएगी, हमारी आंखों पे आएगी। लेकिन हम चेहरा किधर करके बैठे हैं, इसके अपोजिट साइड में, तो आई हमारे कैसे हैं, यहाँ पे हैं, जो इधर देख रहे हैं। ठीक है। कहाँ देख रहे हैं, उस साइड जिधर रेनबो बनेगा। और यहाँ पे पानी की बूंद क्या है, मान लेते हैं पानी की बूंद है, ये पानी की बूंद है। पानी की बूंद पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी, और प्रकाश की किरण है कैसी, श्वेत प्रकाश की किरण। ठीक है। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ेगा तो आपको पता है ये कहाँ से कहाँ जाएगा, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा इसके बेंड कर जाएगा अपने अंदर, ये क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। ये पानी की बूंद है सपोज दैट, तो प्रकाश की किरण गई और ये बेंड हो गया, अपने रंगों में बट गया। और रंगों में बटने के बाद, ठीक है, रंगों में बटने के बाद इसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि उसी माध्यम में फिर से वापस लौट गया। ठीक है। तो उसी माध्यम में वापस लौटने पर हुआ क्या
कि ये हमारी आंखों पर है, तो ये जो आपका पहले यहाँ पे वायलेट होगा, देन रेड होगा, तो रेड वाला यहाँ से टकराया, जब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो रेड हमको यहाँ मिला, और वायलेट का जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो वायलेट हमको नीचे मिला। तो इसीलिए जो हमको एक तरीके से क्या दिखता है, रेनबो दिखता है, उसमें सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, यानी कि सबसे इनर मोस्ट कलर किसका होता है, वायलेट का, देन किसका कलर होता है, रेड का कलर होता है। इसके थ्रू ये आपका ड्रॉपलेट है, यानी कि पानी की बूंद, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर किधर देख रहा है, ड्रॉपलेट की तरफ, और ये क्या है, सन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये हमारी आंखों पे कितना डिग्री कोण बनाता है, 42 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए इंद्रधनुष के बारे में हमने समझ लिया। अब हम आते हैं ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र पर। ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र पर। सबसे पहली बात, जो मानव नेत्र है इसका आपको एक डायग्राम याद होगा, जो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी पढ़ते हैं, और 10th और 12th में बहुत ही आसानी से इसको पढ़ते हैं कि जो मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको स्क्लेराइड कहते हैं, देन उसके नीचे कोरॉइड होता है, और सबसे नीचे उसके क्या होती है, रेटिना होती है, जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और एक मैं यहाँ पे एक आई बॉल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आई बॉल के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिलियरी मसल्स, आई लेंस, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, यहीं पे आपका अगर देखें तो विट्रियस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, स्क्लेरा, कोरॉइड मेम्ब्रेन, ऑप्टिक नर्व्स, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, आई बॉल के स्ट्रक्चर की। तो अगर हम आई बॉल का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से ये बन गया किसका स्ट्रक्चर, आई बॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया। यहां पर इसी लेयर को हमने जो बढ़ाया है, इसी को थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया, तो यहां से ये मैंने एक लेंस बना दिया। ये लेंस क्या है, अगर देखेंगे आप तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे, आई लेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आई लेंस के नाम से जानते हैं। ये जो बीच में आप व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये आई लेंस हो गया। इसके ऊपर एक कवरिंग और, जिसे हम क्या कहेंगे, स्क्लेराइड कहते हैं, ठीक है, जिसके हम स्क्लेराइड या स्क्लेरा कहते हैं। और ये जो स्क्लेरा है ये इसको कवर करने में काम करता है, यानी कि अगर देखें तो जो हमारे आई है इसको जर्क से बचाता है, यानी कि अगर कोई झटका लगे तो झटके से प्रोटेक्शन देता है। आगे का जो बल्ज आउट पोर्शन है, ये आगे का पोर्शन है, इसके ऊपर क्या होते हैं, अगर देखेंगे तो पलकें होती हैं, जो किसका काम करती हैं, शटर का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, शटर का काम करती हैं, ठीक है, शटर। क्योंकि पलकों से अगर हम पलकें बंद कर लें तो हमें कुछ नहीं दिखता है, और कुछ नहीं दिखता है मतलब जो प्रकाश की किरण है वो हमको अंदर जाती हुई नहीं मिलेगी, यानी कि हमारे आई लेंस तक प्रकाश की किरण नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको एक पॉइंट दे देते हैं। इस लेंस के जस्ट सीध में हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, रेटिना है। तो ये आपका क्या हो गया, अगर देखें तो यहाँ पर ये आगे का जो पोर्शन है ये क्या है, अगर देखें तो ये हो गया आपका कॉर्निया, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉर्निया। ये है आपका आई लेंस, यानी कि आंख का या नेत्र लेंस। यहीं पे आगे ही लेंस से पहले ही यहाँ पर एक आई लेंस से पहले ही यहाँ पे सिलेरी मसल्स और साथ ही साथ आइरिस भी होती है। तो यहीं पे हम छोटा सा एक आइरिस बना देते हैं, और उस आइरिस के आगे ये आइरिस हो गया, ठीक है। ये क्या है, आइरिस।
और आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होगा। इस होल को हम क्या कहते हैं, ये मैंने आइरिस बनाया है, जो ब्लैक पोर्शन से मैं साइड साइड में दिखा रहा हूँ ये आइरिस का है पोर्शन, और बीच में एक होल है जो आपको एक्चुअल में मैंने वाइट कलर से दिखाया बट ये ब्लैक कलर का होता है। इसको हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, जो बीच की गैपिंग है, इस बीच की गैपिंग में लिक्विड फिल होता है और उस लिक्विड का जो नाम है वो है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यहीं पे इस बीच में ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे एक लिक्विड फिल होता है जिसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये आपका येलो स्पॉट है, येलो स्पॉट हिंदी में पीत बिंदु बोलते हैं, और ये जो है ये है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ से जितने भी ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ये सब ब्रेन की तरफ जाते हैं, तो ये सब के सब क्या है? ऑप्टिक नर्व्स, यानी कि नेत्र की तंत्रिका, तंतु या तंत्रिकाएं। और ये बाहर पोर्शन इसको स्क्लेरा कहते हैं, जो अंदर का पार्ट है इसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक है, इतने सारे पार्ट हो गए। सबसे पहले कॉर्निया, देन आपका क्या है? आइरिस, देन आपका क्या है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और प्यूपिल भी उसी में, आइलेंस है यहाँ पे, इसको कहते हैं सिलेरी मसल्स, दोनों तरफ होती हैं सिलेरी मसल्स। क्या कहते हैं? सिलेरी मसल्स दोनों तरफ होती हैं, इधर भी सिलेरी मसल्स हैं और इधर भी सिलेरी मसल्स हैं, और इनके साथ डायाफ्राम जुड़ा होता है। इनके साथ क्या जुड़ा होता है? डायाफ्राम। ठीक है, सिलेरी मसल्स के साथ क्या जुड़ा होता है? डायाफ्राम जुड़ा होता है। तो ये एक तरीके से अगर देखें तो एक आई का एक डायग्राम है, यानी कि अगर देखें तो आई का एक डायग्राम है जिसमें आपको आई लेंस और बाकी चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं, दिख रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र के जो फंक्शंस हैं इसके बारे में। आपको पता है कि जो मानव नेत्र है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, और कैसा इमेज बनाता है? रेटिना पर इमेज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनाता है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज अगर बनेगा तो उस रियल और इन्वर्टेड इमेज को सीधा करने का कार्य कौन करता है? ब्रेन। यानी कि जो ऑप्टिक नर्व्स हैं इस इमेज को जहां रेटिना पर बनेगा उस इमेज को ले जाएंगे कहाँ तक? ब्रेन तक, और उसको ये क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, और उसको सीधा करके फिर से हमारी आंखों पर भेजते हैं, जिससे हमें वो इमेज सीधी दिखती है। ठीक है, सीधा दिखने लगता है। तो सबसे पहले इन सब की बात हम कर लें। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कॉर्निया के बारे में। तो सबसे पहला हम बात करेंगे किसके बारे में? कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया अगर देखें तो एक पारदर्शी झिल्ली है। ठीक है, और पारदर्शी झिल्ली क्यों हम इसको कहते हैं? क्योंकि जो कॉर्निया है यहीं से प्रकाश की किरण अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है? अंदर की तरफ, और जब प्रकाश की किरण अंदर जाएगी तभी जाकर के उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। यानी कि कॉर्निया की बात करें तो एक पारदर्शी झिल्ली की तरह आँख के जो निकले हुए पोर्शन है, जहाँ पे आप देखते हैं आँख में चमक होती है, व्हाइट पोर्शन, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया एक पतली झिल्ली के रूप में होती है। ठीक है, जहां से प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि अपवर्तन होता है, जिससे कि प्रकाश की किरण कहाँ पे आ सके? आपके लेंस पर आ सके। लेकिन लेंस से पहले भी एक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं? आइरिस, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है? प्यूपिल पाया जाता है, यानी कि छोटा सा ब्लैक छिद्र पाया जाता है। तो अब कॉर्निया के बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा आइरिस। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आइरिस। आइरिस को हम अगर देखें तो ये हमारे प्यूपिल, यानी कि जो जिसको तारक बोलते हैं। ठीक है, तो प्यूपिल की जो आकार है उसको छोटा बड़ा करता है, मतलब जो प्रकाश की किरण है उसको लिमिट में अंदर भेजता है। जैसे मान लीजिए हम कभी भी ब्राइट रोशनी में जाएं, यानी कि मान लीजिए धूप है और अचानक से धूप में निकलें, तो आइरिस
क्या करता है, प्यूपिल की साइज को छोटा कर देता है। यानी कि जो बीच में अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें, मान लीजिए आपको यहाँ पे बीच में प्यूपिल है और ये साइड में इसके क्या है, आइरिस है, ठीक है। और आप देखेंगे आंख में तो ये जो आइरिस होता है वो बिल्कुल ऐसे ही लाइन टू लाइन दिखेगा, और यहाँ पे ये बीच में आप ब्लैक कलर का देखेंगे तो ये प्यूपिल होता है। तो जब आप ब्राइट लाइट में जाएंगे, यानी कि जब भी चमकीले प्रकाश में जाएंगे, तो ये साइज और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। मतलब पहले साइज क्या था, मान लीजिए साइज पहले इतना था, सपोर्टेड साइज इतना था, लेकिन जैसे ही ब्राइट लाइट में जाएंगे तो इनमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा और इसका साइज कितना हो गया, अब छोटा हो गया। और छोटा होने की वजह से आपको पता है कि ये क्या करेगा, प्रकाश की किरण को इतने ही छोटे होल से भेजेगा, और जब प्रकाश की किरण इतने छोटे होल से जाएगी तो अमाउंट भी कम होगा, जिससे आंखों की लेंस डैमेज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आइरिस का काम क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। ब्राइट, अगर हम अचानक से धूप में चले गए, यानी कि अचानक से ज्यादा रोशनी के प्रकाश में चले गए, तो आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, जिससे प्रकाश की कम किरण ही लेंस तक जाती है जितनी हमें जरूरत होती है। लेकिन अगर हम किसी डार्क रूम में जाएं या किसी अंधेरे जगह पर जाएं तो आइरिस क्या करती है, प्यूपिल यानी कि तारक का साइज बढ़ा देता है, और जिससे कि ज्यादा अमाउंट हमारे आंख के लेंस पे पड़े, यानी कि आई लेंस पे पड़े, जिससे कि ऑब्जेक्ट हमको क्लियर विजिबल हो, ठीक है। ये ध्यान से देख सुनिएगा। और ये रोल कौन करता है, आइरिस करता है। अगर आपसे कोई पूछे प्यूपिल यानी कि तारक की आकार को बढ़ाता और घटाता कौन है, तो आइरिस घटाता बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे ये बनता है कि जो आंख का रंग होता है, आपने देखा होगा कई लोगों के आंख ब्राउन होते हैं, कुछ के आंख क्या होते हैं, ब्लैक हैं, कुछ के आंख क्या होते हैं, ब्लू होते हैं, और कुछ में ग्रीन भी पिगमेंट पाए जाते हैं। तो ये कलर आइरिस का ही कलर है, यानी कि आइरिस के कलर पर ही आई के कलर को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जिनके आइरिस का कलर ब्लैक है उनकी आंखों का कलर हम ब्लैक बोलते हैं, जिनके आइरिस का कलर ब्राउन है उनकी आंखों कलर को हम ब्राउन कहते हैं, जिनका ब्लू है उनको ब्लू कहेंगे, और जिनका आपका ग्रीन कलर का है, ग्रीनिश कलर का है, उनको हम ग्रीन बोलते हैं। ऐसा आपने हर जगह पे देखा होगा, ठीक है। तो अगर आई कलर किसकी वजह से देखा जाता है तो वो है आइरिस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें पिगमेंट्स के कलर होते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये आइरिस आपको समझ में आ गया। आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर देता है, जिससे हमारा जो नेत्र लेंस है ये खराब ना हो सके, ठीक है, यानी कि खराब ना हो जाए। आइरिस के बाद हम प्यूपिल पे आएंगे, और प्यूपिल का काम आपको पता चल गया है कि प्यूपिल ब्लैक कलर की होती है। और ब्लैक कलर क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब करना जरूरी है, इधर उधर ना भटका के एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो प्यूपिल पर जितना प्रकाश का अमाउंट पड़ता है उतना एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होके वो सीधे किस पे गिरता है, लेंस यानी कि नेत्र लेंस पे गिरता है। क्लियर। तो प्यूपिल पर अगर सबसे पहली बात, प्यूपिल का कलर ब्लैक क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि कॉर्निया से होकर के आइरिस से नियंत्रित होने के बाद जितना अमाउंट लाइट का किस पे गिरे, प्यूपिल पर गिरे, वो पूरा अमाउंट वो एब्जॉर्ब कर ले, ताकि लेंस से रिफ्रैक्शन उसका हो सके और उसकी इमेज रेटिना पर बन सके। तो इसलिए प्यूपिल का कलर ब्लैक होता है। और आपने पढ़ा होगा कलर यानी कि जो ब्लैक कलर होता है, यानी कि काला रंग, वो लाइट का अच्छा अवशोषक भी माना जाता है। और साथ ही साथ इसीलिए बोला जाता है गर्मियों में रंगीन कपड़े पहने और ज़्यादातर ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रीजन क्या है, अगर आप गर्मियों में ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी। सर्दियों में आपको स्वेटर जो होते हैं वो कहा जाता है ब्लैक स्वेटर पहना करिए, जिससे कि वो क्या करेंगे, जो लाइट है उसको ऑब्जॉर्व करेंगे, इससे आपको हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इससे गर्माहट फील होगा। तो सर्दियों में ब्लैक और गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, यानी कि लाइट रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक। इसीलिए अच्छा, यहीं पे इसका रीजन आप समझ गए कि अगर आपके पास प्यूपिल के बारे में बात किया जाएगा तो प्यूपिल किस कलर का है, जिसको तारक भी कहते हैं, ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, जिसका काम है जो अमाउंट प्रकाश किया जाए उसको पूरी तरह से अवशोषित करके किधर भेजना, लेंस को डायरेक्ट कर देना। अब हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है आई लेंस, यानी कि नेत्र लेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई में सबसे इंपॉर्टेंट आई लेंस है। अगर आई लेंस ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, समझ में आया। अगर आई लेंस नहीं है तो इमेज भी नहीं बनेगा, चाहे आपको ब्लर ही दिखे, वो किसकी वजह से दिखता है, आई लेंस की वजह से। अगर आई लेंस ही नहीं है तो इमेज ही नहीं बनेगा, तो नेत्र का कोई मतलब ही नहीं।
तो जो आपका जो मानव नेत्र है यानी कि जो नेत्र लेंस है वो कैसा होता है, समझिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, यानी कि जो आई लेंस है वो बाई कॉन्वेक्स यानी कि द्वि उत्तल लेंस है। और द्वि उत्तल लेंस हमेशा याद रखिए कि उसका फोकस किधर होता है, एक्चुअल फोकस किधर होता है, राइट साइड। तो जब भी कभी प्रकाश की किरण हमारे आई लेंस पर पड़ती है तो उसकी इमेज सीधे कहाँ पे बनती है, रेटिना पर बनती है। यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट हो सकता है या हमारे 25 सेंटीमीटर पे हो सकता है। तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है या जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रख के पढ़ते हैं, जो हमारे लिए नियर पॉइंट होता है विजन का, तो वहां पे अगर हम 25 सेंटीमीटर या इनफाइनाइट की कोई वस्तु देखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर। और उसकी इमेज बनाने के लिए आई लेंस का ही यूज होता है, यानी कि नेत्र लेंस का। नेत्र लेंस अगर देखें तो जेली सदृश संरचना होती है, यानी कि जेली लाइक होता है। और साथ ही साथ कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। आपको पता है, आपने अल्पेनलीबे का जस्टिन जेली खाया होगा, तो जस्टिन जेली खाओगे तो उसको क्या करते हो, आप देखते हो तो उसकी साइज घटती बढ़ती है, यानी कि जेली की साइज हमेशा घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहाँ पे जो जेली टाइप का आई लेंस है, इसकी जो साइज है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन घट और बढ़ सकती है। अगर दूर की वस्तु है तो उसकी इमेज बनाने के लिए इसका जो साइज है यानी कि जो कॉर्नर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और अगर पास की वस्तु है तो उसका जो कर्वेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे उसकी साइज रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये काम कौन कराता है, ये काम कराता है सिलेरी मसल्स और उसके साथ जो डायाफ्राम लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो आई लेंस हमने पढ़ लिया। आई लेंस कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स जेली लाइक, और ये क्या करता है, इमेज का यानी कि जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है उसका रिफ्रैक्शन करा करके यानी कि उसका अपवर्तन कराने के बाद उसकी इमेज कहाँ बनाती है, रेटिना पर। यानी कि रेटिना को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं। दृष्टि पटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा दृष्टि का एक स्क्रीन है। पटल मतलब स्क्रीन होता है, यानी कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है, तो इसलिए हम इसको दृष्टि पटल कहते हैं। क्लियर। चलिए सिलियरी मसल्स की बात करें, यानी कि इसको हिंदी में सिलियरी पेशियां भी कहते हैं। सिलियरी पेशियां कहने का मतलब क्या है, अगला यहाँ पे टॉपिक है सिलियरी मसल। सिलियरी पेशियों का काम क्या होता है, सिलियरी पेशियों का काम होता है लेंस के साइज को घटाना या बढ़ाना। ठीक है, या लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करना। फोकस दूरी बढ़ेगी या फोकस दूरी घटेगी। अगर फोकस दूरी बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पे बनेगी, और जब भी कभी फोकस दूरी घटानी पड़ेगी तो इसका मतलब ये होता है कि कर्वेचर यानी कि उसका बढ़ गया, और कर्वेचर यानी कि लेंस का जब कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, यानी कि पास की वस्तु का इमेज कहाँ बनाना है, रेटिना पर बनाना है। तो जब भी कभी प्रकाश की किरण दूर वस्तु से आती है तो सिलेरी मसल्स फोकस दूरी बढ़ा देती हैं, किसको, लेंस को खींच करके। वहीं पे अगर जब भी कभी प्रकाश की किरण नियर ऑब्जेक्ट से आती है तो सिलेरी मसल्स तुरंत ही लेंस का कर्वेचर बढ़ा देती हैं, जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है। उसको दबा करके साइड से प्रेस कर देंगी, तो साइड से प्रेस करेंगी तो कर्वेचर बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर साइड से खींच लेंगी तो कर्वेचर कम होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट दूर हो यानी कि इनफाइनाइट पे हो लगभग, तो वहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए सिलेरी मसल्स लेंस को बड़ा कर देती हैं, यानी कि लेंस को खींच देंगी, कर्वेचर घटा देंगी, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी। वहीं पे जो सिलेरी मसल्स हैं अगर ऑब्जेक्ट नियर हो तो इसको प्रेस कर देंगी, प्रेस करने से इसका जो कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा और फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिससे इमेज रेटिना पर बनेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, और ये लेंस का होता है, लेंस की क्षमता यानी कि लेंस का पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। और जो हेल्प किस में करती है, ये हेल्प किस में करता है, किसके द्वारा होता है, सिलेरी मसल्स द्वारा, यानी कि सिलेरी पेशियों द्वारा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डायाफ्राम का क्या रोल है, सिलेरी मसल्स से डायाफ्राम जुड़ा होता है। डायाफ्राम अगर रिलैक्स कंडीशन में तो सिलेरी मसल्स यहाँ पे एंटागोनिस्ट होंगे, यानी कि वो किस कंडीशन में आएंगे, वो आएंगे किस कंडीशन में, आपके कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में। यहीं पे अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में हो तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में आएंगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। यहीं पर एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर, और यहीं पे अगला जो टर्म है ये है आपका
विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर में डिफरेंस क्या है? एक्वस ह्यूमर का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें और विट्रियस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो विट्रियस ह्यूमर गाढ़ा होता है यानी कि थोड़ा डेंस होता है। यहीं पे एक्वस ह्यूमर जैसा कि आपको पता है इसको जलाव कहते हैं और इसको कांचाभ द्रव कहते हैं, इसको जलीय द्रव कहते हैं, इसको कांचाभ द्रव कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें कांचाभ द्रव कहने का मतलब क्या है? कांचाभ द्रव का मतलब कांच के सदृश द्रव वाला, ठीक है, कांच के सदृश द्रव वाला। तो कांच कैसा? डेंसर है। और यहीं पे इसको जलीय द्रव यानी कि एक्वस ह्यूमर को हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? कांचाभ द्रव, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कंपेयर करें यानी कि अपवर्तनांक का कंपेयर करें तो ये पोर्शन ज्यादा थिक है, इसमें जो लिक्विड है ज्यादा थिक है। इसका थिक होना क्यों जरूरी है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जब लेंस से प्रकाश की किरण जाएगी तो इसको बेंड होना जरूरी है ताकि उसकी इमेज कहाँ बने? रेटिना पर बन सके। इसलिए अगर कांचाभ द्रव थिक नहीं होगा तो इमेज भी आपका अच्छे से रेटिना पर नहीं बनेगा। और ऐसा अगर हो गया तो इसका मतलब आपको इमेज ब्लर दिखेगा यानी कि धुंधला दिखेगा। इसलिए कांचाभ द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए और एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। यहीं पर अगला टॉपिक है स्क्लेरा। स्क्लेरा हमारा अगला टॉपिक है और वहीं पे अगला टॉपिक है रेटिना, ठीक है। चलिए स्क्लेरा क्या करता है? आई बॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जर्क से बचाता है। मतलब कभी कभी अगर आंख पे चोट लग जाती है तो इस आंख को जर्क से बचाने के लिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए चोट लग गया, आसपास चोट लग गया, तो स्क्लेरा जो है यानी कि इसको स्क्लेराइड भी कहते हैं, इसको रक्त पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त पटल या दृढ़ पटल भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल, ठीक है। क्यों? स्क्लेरा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, एक तरीके से दृढ़ पटल है। स्ट्रॉन्ग लेयर होती है किसकी? आई बॉल की, जो क्या करती है? आई बॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि जर्क यानी कि अगर झटके लगते हैं तो उससे ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये दृढ़ पटल हो गया। रेटिना जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं, जिसपे इमेज बनता है, इसका काम क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन, इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए स्क्रीन का काम करता है, पर्दे का काम करता है। और इस पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस हमारा कैसा था? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। वो भी किस पे बनेगा? रेटिना पर बनेगा, ध्यान में रखिएगा। और इस रियल और इन्वर्टेड इमेज को फिर कहाँ भेजा जाता है? ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ भेजा जाता है? ब्रेन में। और वहां से फिर ये इमेज सीधा होके आता है, जो हमें सीधा इमेज दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे जो अगला टर्म है येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट, ध्यान में रखने वाली बात, येलो स्पॉट को हिंदी में बोलते हैं पीत बिंदु, पीत बिंदु कहते हैं। और जो ब्लाइंड स्पॉट है इसको हम कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पीत बिंदु कहाँ होगा और अंध बिंदु कहाँ होगा? जहां पे ऑप्टिक नर्व्स जाते हैं वहां पे एक पॉइंट होता है रेटिना का जिसको हम कहते हैं अंध बिंदु। और इस यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा और मान लीजिए अगर हो भी गया गलती से तो यहाँ पे रेटिना है नहीं और इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो जो भी प्रकाश की किरण यहाँ पे पहुंचेगी वो सीधे निकल जाएगी और जिसका ब्लर इमेज यानी कि धुंधला इमेज बनेगा, ठीक है। तो अंध बिंदु मतलब अंधा, एक तरीके से अंधा वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ब्लाइंड नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको दिखाई ना दे, ब्लाइंड का मतलब जिसको दिखाई ना दे। तो ब्लाइंड स्पॉट आपके जो ह्यूमन आई है उसमें ये पॉइंट होता है जहां पे इमेज नहीं बनता है, या इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा? धुंधला इमेज बनेगा, ठीक है। यहीं पे येलो स्पॉट की बात करें तो अगर हम इस कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस खींचें तो ये जस्ट सीध में होके जाएगी और ये लेंस के सीध में जो बिंदु है इसी को हम नाम क्या देते हैं? येलो स्पॉट यानी कि पीत बिंदु। अर्थात जो इमेज है इसके थ्रू कहाँ पे बनेगी? अगर इस पीत बिंदु यानी कि येलो स्पॉट पे बनती है, इस लेंस द्वारा जो प्रकाश की किरण द्वारा इमेज बनेगा वो कहाँ अगर बनता है? पीत बिंदु पर बनती है, तो सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनेगा, यानी कि सबसे चमकीला और सबसे साफ इमेज कहाँ बनता है? पीत बिंदु यानी कि येलो स्पॉट पे बनेगा। इतनी चीजें आपकी आई लेंस में थी। साथ ही साथ ऑप्टिक नर्व्स, तो इसको भी एक बार हम और पढ़ लेते हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? जो इसको हम नेत्र क्या कहते हैं? नेत्र तंत्रिका कहते हैं।
ये क्या करती हैं, जो इमेज है या इमेज का जो सेंसेशन है, ठीक है, या इमेज का जो एक तरीके से संवेदनशीलता है, उसको कहाँ पे ले जाती हैं, ब्रेन पे, जहाँ पे रियल और इन्वर्टेड को ये क्या करते हैं, इन्वर्टेड को इरेक्ट कर देते हैं और हमको वस्तु दिखने लगता है। और कैसा दिखता है, सीधा वस्तु दिखता है। क्लियर। तो ये एक मानव नेत्र का संरचना था। मानव नेत्र की संरचना से रिलेटेड जो बिंदु हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गए। और इसको समझने के लिए ये टोटल मैंने 13 पॉइंट्स में बना के समझा दिया आपको। ये सारी चीज समझिए। जो आपका रेटिना है, रेटिना पे अगर देखें तो रॉड कोन और रॉड सेल्स और कोन सेल्स पाए जाते हैं, जिनका बहुत सारा रोल है। और ये सभी रोल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ जो डिफेक्ट है, आई का जो डिफेक्ट है, ठीक है, जैसे मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस, यहीं पे हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस, तो ये सारी चीजें हम आपको कहाँ पे बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।